मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इस न्यूज़ के ऊपर इतना कम फोकस कर रहा है। गुजरात महाराष्ट्र की फ्लड्स की न्यूज़ सभी जगह दिखाई जा रही थी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया। बट असम की फ्लड्स के बारे में कम ही लोगों को मालूम होगा, और जिन्हें मालूम है उन्हें बहुत कम चीज़ों के बारे में पता होगा। असम में बहुत बुरी बाढ़ आई है। 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स मेनली अफेक्टेड हैं: शिवसागर, जोरहट और चराईदेव। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 2 नदियाँ, जिनका नाम है दिखाओ और धनसिरी, ये दोनों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं और इन दोनों नदियों में ही बाढ़ आई है। असम गवर्नमेंट के अनुसार नागालैंड में बादल फटने के कारण ये बाढ़ आई है, लेकिन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ कोहिमा, उनके अनुसार नागालैंड में कहीं बादल ही नहीं फटा। टेक्निकली देखें तो अगर 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बस्ट या बादल फटना कहते हैं। नागालैंड में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है, 137 mm, लेकिन वो 8 से 9 घंटे के पीरियड में हुई है, तो टेक्निकली इसे क्लाउड बस्ट नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कारण है इस बाढ़ का? दुर्बज्योति सहरिया जी, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के एक प्रोफेसर हैं, उनके अनुसार ये बाढ़ एक रिजल्ट है हैवी रेनफॉल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स का। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी इंसान के द्वारा बनाए गए फैक्टर्स। सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार नदी घाटियाँ यानी रिवर वैलीज के आसपास के एरिया में माइनिंग के साइन देखे गए। इस माइनिंग के कारण काफ़ी मात्रा में मिट्टी बह गई पानी में, जिससे कि नदियों की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई और नदियाँ ओवरफ्लो हो गई। इनके अलावा नयन शर्मा जी, जो आईआईटी रुड़की के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि इस बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन है। हेविली फॉरेस्टेड एरियाज़ यानी जहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उन एरियाज़ में जब बारिश तेज़ होती है तो पेड़ों की इतनी ज़्यादा संख्या के कारण पानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होता है। पानी के ज़मीन के अंदर इस अब्जॉर्प्शन को वाटर पर्कोलेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण सारे पेड़ काट दिए गए। अब जब पेड़ ही नहीं है तो वाटर पर्कोलेशन कैसे होगा? और मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन भी बढ़ जाएगा। तो सारा पानी स्टिल्ट को लेके बह के रिवर वैलीज़ में चला जाएगा। फिर नदियों की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, नदियाँ ओवरफ्लो होती है और बाढ़ आती है। सल्यूशन: एक्सपर्ट्स के अनुसार टाइमली अगर वेदर फोरकास्ट और ख़राब मौसम को लेकर जानकारी मिल जाती तो थोड़ा समय मिल जाता। तो अच्छे प्रेसिपिटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए। बट वार्निंग, मॉनिटरिंग और फोरकास्ट से क्या होता? सिर्फ पहले मालूम पड़ जाता? क्या वाटर पर्कोलेशन बढ़ता? क्या नदी की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती? या क्या डिस्ट्रक्शन कम होता? एक बड़ा लॉस ज़रूर बच जाता, इंसानों की जान का। हमें क्या चाहिए? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन पे कंट्रोल करें, या वेदर फोरकास्ट और मॉनिटरिंग को मजबूत करें? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।